पिछले 24 घंटों में काफी सारी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका वॉर के बीच यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही बड़ी अपडेट शेयर की है। चाइना ने 1 साल के बाद ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दावा किया है और भारत के राफेल फाइटर जेट्स के ऊपर एक स्टेटमेंट इशू किया है। भारत ने इजराइल के बॉम्ब्स का एक स्वदेशी वर्जन बनाकर उसका पहला सक्सेसफुल ट्रायल भी कंडक्ट कर दिया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और चाइना के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना ने पहली बार ये स्वीकार कर लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच लिमिटेड वॉर हुआ था उसमें चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी और पाकिस्तान को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। अभी क्या था कि भारत ने ये आरोप लगाया था कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। इवन जो ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी थी उसके ऊपर जो भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी हमारे ऑफिसर्स ने बकायदा नाम लेकर कहा था कि चाइना और टर्की ये 2 देश हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में किसी न किसी लेवल के ऊपर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। लेकिन अब पहली बार चाइना ने भी सामने से स्वीकार कर लिया है। जैसे भारत में दूरदर्शन है वैसे चाइना की गवर्नमेंट का स्टेट न्यूज ब्रॉडकास्टर है जिसका नाम है सीसीटीवी। अब इन्होंने चाइना के एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड और लीड इंजीनियर जैंग हैंग का एक इंटरव्यू किया है जिसमें पिछले साल के भारत पाकिस्तान के लिमिटेड 4 डे के वॉर के बारे में भी सवाल पूछा गया। इसी इंटरव्यू के अंदर जैंग हैंग ने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में जो J-10C फाइटर जेट्स हैं उनको एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना की सब्सिडरी मैन्युफैक्चर करती है। एंड इस इंटरव्यू में चाइनीज इंजीनियर ने क्लेम किया कि उनके J-10C फाइटर जेट ने भी भारत के एक राफेल फाइटर जेट को डाउन किया था। ये दावा सरकारी चाइनीज कंपनी के इंजीनियर आज 1 साल के बाद कर रहे हैं। जैंग हैंग और उनके साथी ने बताया और भारत पाकिस्तान लिमिटेड स्केल वॉर के ऊपर अपना पूरा एक्सपीरियंस भी साझा करते हुए कहा कि उनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम जो उस समय ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट थी, यानी जो चाइनीज टीम पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड के ऊपर थी, उनको सबसे ज्यादा मोटिवेट ये चीज कर रही थी कि पाकिस्तान को और भी बेटर ऑन ग्राउंड सपोर्ट दिया जाए। एंड ऐसा इसलिए ताकि उनके फाइटर जेट्स जो पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किए हैं वो फाइटर जेट और सिस्टम भारत के साथ इस युद्ध में अपनी असली कॉम्बैट कैपेबिलिटी को दिखा सकें। इस युद्ध में चाइना का फाइटर जेट और भी अच्छा प्रदर्शन करे ये चीज उनको और भी प्रोत्साहित कर रही थी। चाइनीज इंजीनियर ने आगे कहा कि ये सिर्फ J-10C फाइटर जेट की तारीफ की बात नहीं है बल्कि दोनों टीम्स के बीच रोज ही साथ काम करते जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी है उसका भी सबूत है। यानी कि ये पूरा जो कॉपरेशन हुई थी उस समय ये दिखाता है कि पाकिस्तान और चाइना के बीच कितना मजबूत संबंध है और कितनी स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन है। इसके साथ ही चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक और एम्प्लॉय शू डा जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान में सपोर्ट के लिए वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपने J-10C फाइटर जेट की तारीफ करते हुए कहा कि ये जो J-10 फाइटर जेट है ये हमारे बच्चे की तरह है। हमने इस एयरक्राफ्ट को बनाया, संभाला और इसको तैयार करके पाकिस्तान को हैंडओवर किया और अब ये ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी टेस्ट सिचुएशन फेस कर रहा था। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से चाइना के फाइटर जेट की भी सबसे बड़ी परीक्षा थी और भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में J-10C फाइटर जेट्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई उससे उनको ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई। उनके हिसाब से अचानक नहीं हुआ है बल्कि पहले से एक्सपेक्टेड था कि उनका फाइटर जेट इतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा। उनके मुताबिक चाइना J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को सिर्फ एक सही मौके की जरूरत थी और अब वो मौका मिल भी गया जिसके ऊपर उनके फाइटर जेट ने वैसे ही परफॉर्म किया जैसा उनकी टीम को पहले से भरोसा था। अब ये जो चाइनीज इंजीनियर और चाइना के टेक्निकल सपोर्ट टीम का मेंबर ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान में प्रेजेंट था, जो इसका इंटरव्यू चाइना ने पब्लिश किया है, ये इसको इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि उनके फाइटर जेट को रियल कॉम्बैट में पहला किल मिल गया है। चाइना के फाइटर जेट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं कि उनके फाइटर जेट्स ने कभी भी किसी भी वॉर में हिस्सा नहीं लिया है, युद्ध में अपनी परफॉर्मेंस को साबित नहीं किया है। इसलिए चाइना ने ये इंटरव्यू पब्लिश करके एक तरह से अनाउंसमेंट किया है कि उनके फाइटर जेट्स अब कॉम्बैट प्रूवन है और उनको भारत के राफेल फाइटर जेट के रूप में पहला किल मिल गया है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना जब भी अपने फाइटर जेट किसी और देश को बेचने की कोशिश करेगा वहां पर चाइना बोलेगा कि हमारे फाइटर जेट ने तो राफेल जैसे एक बहुत ही एडवांस्ड फाइटर जेट को भी मार गिराया है, इसलिए उनका फाइटर जेट बैटल टेस्टेड है और कॉम्बैट प्रूवन है। इसके साथ ही चाइना अपनी जनता को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उनकी टेक्निकल सपोर्ट टीम पाकिस्तान के अंदर ही प्रेजेंट थी, इसलिए उन्होंने भी वॉर लड़ने में एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से और ये ईरान वॉर से संबंधित है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस ने जानकारी दी है कि उनकी एजेंसी ने पता लगाया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर यानी जो वहां पर ब्लॉकेड है उसके कारण कितने शिप्स हैं जो पर्शियन गल्फ के अंदर 28 फरवरी के बाद फंसे हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अराउंड 1500 शिप्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने का वेट कर रहे हैं
और इन 1500 शिप्स के ऊपर 20,000 के करीब क्रू मेंबर्स हैं जो शिप्स, ऑयल और गैस टैंकर शिप्स के ऊपर फंसे हुए हैं। और जो मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ था, जितने भी टोटल अटैक्स हुए थे उनमें अभी तक टोटल 10 सेलर्स की जान चले गई है जो इन शिप्स के ऊपर काम कर रहे थे। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल आर्सेनियो डोमिंगुएज ने कहा है कि हम अभी भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि शिपिंग कंपनीज अपने शिप्स को गल्फ की तरफ ना भेजें ताकि सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स ना हो। अब ये जो 1500 शिप्स हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके ओनर्स और शिपिंग कंपनीज डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। नेक्स्ट और आज की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है भारत, इजराइल और डीआरडीओ के बारे में। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने भारत के पहले स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम का सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट कर दिया है। यानी पहले ही अटेम्प्ट में भारत ने अपना खुद का ग्लाइड वेपन सिस्टम बना लिया है। अभी एग्जैक्टली क्या काम करता है, इसके लिए हमें इजराइल का उदाहरण लेना होगा। आपको याद होगा पुलवामा के बाद जो भारत ने साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की थी और पिछले साल पहलगाम हमले के बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, दोनों ही ऑपरेशंस में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के सैन्य और आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए जो वेपन इस्तेमाल किए थे उसमें से एक था स्पाइस बॉम्ब, जो भारत ने इजराइल से परचेज किया है। इन्हीं स्पाइस बॉम्ब्स की मदद से ही भारत ने सिविलियन कैजुअलिटीज को कम से कम रखते हुए पाकिस्तान के अंदर जाकर वहां पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट्स को हिट किया था। अब ये जो स्पाइस बॉम्ब है, ये ग्लाइड वेपन सिस्टम है। इसमें एक अलग से मॉड्यूलर किट होती है जिसको अनगाइडेड बॉम्ब्स के ऊपर फिट किया जाता है। इसी किट में विंग्स, गाइडेड सिस्टम, जीपीएस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम अटैच किए जाते हैं और ये किट किसी भी अनगाइडेड बॉम्ब को एक गाइडेड बॉम्ब में कन्वर्ट कर देती है। मसला ये है कि जो नॉर्मल अनगाइडेड बॉम्ब्स होते हैं वो ग्रेविटी की मदद से सीधा नीचे गिरते हैं, उनको टारगेट के एग्जैक्ट ऊपर जाकर ड्रॉप करना पड़ता है। इससे एक्यूरेसी कम हो जाती है, कोलैटरल डैमेज ज्यादा होता है और पायलट्स का काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए पायलट्स को एनिमी की एयर स्पेस में वहां पर ज्यादा समय के लिए रहना पड़ता है। और आजकल सभी देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार्स इतने एडवांस हो गए हैं कि एनिमी की टेरिटरी में कम से कम समय बिताना होता है। ऐसे में अनगाइडेड बॉम्ब्स को स्मार्ट बनाने की जरूरत थी ताकि बॉम्ब्स को भी मिसाइल्स की तरह लंबी दूरी और टारगेट से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फायर किया जा सके। इसलिए बॉम्ब्स के बाहर से गाइडेड किट लगाई गई ताकि इनकी एक्यूरेसी बढ़े, एनिमी के रडार्स डिटेक्ट ना कर पाएं और एयरक्राफ्ट्स को दूर से अटैक करने का ऑप्शन मिले। अब ये जो गाइडेड बॉम्ब्स बनाए गए हैं, इनमें सबसे एडवांस्ड गाइडेड बॉम्ब होता है ग्लाइड करने की क्षमता रखने वाला। यानी जिस तरह से कागज का प्लेन या कोई पक्षी हवा में ग्लाइड करता है, सेम वैसे ये ग्लाइड बॉम्ब्स होते हैं जिनको और भी दूरी से फायर किया जा सकता है और ये हवा में ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट के पास जाकर वहां पर उसको हिट करते हैं। इजराइल का जो स्पाइस बॉम्ब है, जो हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का मेन डिलीवरी सिस्टम है, वो भी सेम इसी तरह का गाइडेड बॉम्ब है जो ग्लाइड करके अपने टारगेट को हिट करता है। नो डाउट कि इजराइल हमारा बहुत ही करीबी देश है और हमें जब भी जरूरत होगी इजराइल हमेशा हमारी मदद करने के लिए सामने आएगा और कभी भी ये स्पाइस बॉम्ब्स भारत को देने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत स्पाइस बॉम्ब्स का स्वदेशी वर्जन ना बनाए। हमने यूक्रेन रशिया वॉर में देख लिया कि कैसे रशिया के पास खुद के लिए एम्यूनेशन नहीं बचा तो वो भारत को देना तो दूर की बात है। ऐसे में हो सकता है कि कल को इजराइल भी युद्ध में बिजी हो जाए, इजराइल भी उस समय सप्लाई चेन इश्यूज को फेस करे या फिर शॉर्टेज के कारण वो हमको स्पाइस बॉम्ब्स ना दे पाए। इसलिए भारत के लिए ये जरूरी हो गया था कि भारत अपना खुद का एक ग्लाइडेड वेपन सिस्टम बनाए। इसलिए डीआरडीओ पिछले कुछ सालों से अपने ग्लाइडेड वेपन सिस्टम के ऊपर काम कर रही थी और न्यूज आ रही है कि डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम का नाम रखा है तारा, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। इस तारा वेपन सिस्टम का पहला टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम की बात करें तो ये किसी भी टारगेट को 150 से 180 किलोमीटर दूरी से हिट करने में सक्षम है, वो भी 3 मीटर्स की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी के साथ। यानी कि 3 मीटर्स की एक्यूरेसी के साथ ये पिन पॉइंट लोकेशन के ऊपर हिट करेगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसको 5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से ड्रॉप किया जाएगा। अब ये जो भारत का तारा वेपन सिस्टम है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 250 केजी से लेकर 500 केजी के बॉम्ब्स को कैरी करने में सक्षम है। अभी ये इसका पहला ट्रायल था एंड इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अचानक से इजराइल से स्पाइस बॉम्ब्स परचेज करना बंद कर लेंगे। इजराइल का स्पाइस बॉम्ब एक बैटल टेस्टेड और कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम है जो एक रिलायबल ऑप्शन है एंड इसने भारत की सेना में भी एनिमी के खिलाफ काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। जबकि तारा अभी बहुत ही नया है और भारत अभी अपने तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम के और भी टेस्ट और ट्रायल्स कंडक्ट करेगा और उसके बाद ही कहीं जाकर ये सेना में इंडक्ट होगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि भारत के पास भी अब ये क्षमता आ गई है कि हम अपने अनगाइडेड बॉम्ब्स को खुद ही एक गाइडेड और ग्लाइड वेपन सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे पास इतनी सारी एडवांस्ड मिसाइल्स हैं तो भारत ये ग्लाइडेड बॉम्ब्स बनाने को क्यों लग गया हुआ है। मसला ये है कि हैवी और एडवांस्ड मिसाइल्स भी हर सिचुएशन के लिए प्रैक्टिकल नहीं होती हैं।
फाइटर जेट्स जो मिसाइल कैरी करते हैं उनके अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी में वॉरहेड कैरी किया जा सकता है, जबकि एनिमी कंट्री के अंडरग्राउंड बंकर्स, अंडरग्राउंड टनल्स, रीइंफोर्स्ड बिल्डिंग्स, एयर बेसिस, ब्रिजेस और हार्डन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए हैवी एक्सप्लोसिव पावर चाहिए होती है, जो 500 केजी या 1000 केजी के बॉम्ब्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए मिसाइल्स आने के बाद भी हैवी बॉम्ब्स की अहमियत और ज्यादा पेलोड वाले बॉम्ब्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है, और अब इनको भी अपग्रेड करके इनके गाइडेड और ग्लाइड करने वाले वर्जन्स डेवलप किए जा रहे हैं। तारा वेपन सिस्टम जब भारतीय सेना में इंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद एक और बेनिफिट ये भी होगा कि इसकी कॉस्ट इजराइल के स्पाइस बॉम्ब्स के कंपैरिजन में काफी कम होगी और वहां पर भी हमारा काफी सारा पैसा बचेगा। इसलिए इस तारा वेपन सिस्टम के लिए डीआरडीओ को एक बधाई तो बनती है। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो देख ली है तो इसका मतलब है कि आपको हमारी ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी, हमारी अर्थव्यवस्था और डिफेंस से संबंधित काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं जो बाकी चैनल्स कवर नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी चैनल्स मिस कर देते हैं। हम वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब हम चीजों को थोड़ा और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेना चाहते हैं, टीम को बड़ा करके चैनल के ऊपर अपग्रेड्स करना चाहते हैं ताकि और भी बेटर और प्रोफेशनल वीडियोस आपके लिए हम लाते रहें। हम चाहते हैं कि बेटर रिसर्च करके ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल पॉलिसी पेपर्स और ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत के लिए कौन सी चुनौतियां आ रही हैं उसको डिटेल में स्टडी करके आप तक और बेटर तरीके से पहुंचाया जाए। इसके लिए हमें रिसर्च, एडिटिंग और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए टीम भी एक्सपैंड करनी होगी। ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेने के लिए जुनून और जज्बा ये दोनों ही हैं। एक दिशा भी है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फंड्स की कमी आ रही है। हमें बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, जो आप हमारे चैनल का मेंबर बनकर हमें दिखा सकते हैं। हमने इंडियन अफेयर्स चैनल के ऊपर मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है और मेंबरशिप को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप बहुत ही आसानी से चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको चैनल मेंबर बनने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। चैनल मेंबर्स के लिए, यानी कि जो भी लोग ज्वाइन करते हैं, हम उनके लिए हर हफ्ते 3 से 4 स्पेशल मेंबर्स ओनली वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हम ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और डिटेल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को शेयर करेंगे, जो अक्सर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपर्ट डिस्कशंस पे मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नॉर्मल वीडियोस होती है उनमें उसको डिटेल में कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी जो नॉर्मल वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अभी आ रही हैं वो सब व्यूवर्स के लिए आती रहेंगी, लेकिन जो लोग चैनल को ज्वाइन करते हैं उनके लिए स्पेशल कंटेंट आएगा। आई होप आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम आपस में एक साथ मिलकर इस चैनल को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।